ऐसे ही एक जलसे में उसका परिचय विद्युत रंजन से हुआ था। युवा विद्युत रंजन इंदौर के राजकुमार कॉलेज का प्रतिभाशाली छात्र रह चुका था। पिता के बंगाल की एक छोटी सी रियासत के राजा और माँ थी सौराष्ट्र की काठी वंश की राजकन्या। विलासी पिता का स्वभाव और माँ की अनुपम लंबी चौड़ी सुगठित देह ही विद्युत रंजन को विरासत में मिली थी। पन्ना को पहली ही दृष्टि में देखकर विद्युत रंजन मुग्ध हो गया। कई महीने तक वह पीली कोठी में पड़ा रहता। किसी को कानों कान खबर नहीं लगने पाती, पर एक दिन जाने कैसे दबंग चतुर माँ के छिपे गेस्टापो उसे पकड़ ले गए। रातों रात दक्षिण की किसी बड़ी रियासत की सांवली राजकन्या से उसके फेरे भी करवा दिए गए, पर नवेली बहू की दक्षिणी आंखें, सांवला सलोना चेहरा और माँ का कठोर अनुशासन भी विद्युत रंजन को बहुत दिनों तक नहीं बांध सका। जहाँ जहाँ पन्ना जाती वह उसकी छाया बनता घूमता फिरता। कभी कभी माणिक पन्ना की अल्पबुद्धि पर झुंझला उठती। इस पेशे में भला एक ही व्यक्ति से ऐसे बंधकर काम चल सकता है? तेरा प्रेमी तो किसी राजनीतिक दल का नेता भी है नरी, फिर वह क्यों नहीं समझता? उसका और हमारा पेशा तो बहुत कुछ एक ही सा है, माणिक कहती। विद्युत रंजन बड़ा ही दूरदर्शी व्यक्ति था। वह जान गया था कि एक न एक दिन लाल मुँहे सत्ताधारियों को सोने की चिड़िया का मुंह त्याग कर अपनी यूनियन जैक का ही कफन ओढ़ना होगा। इसी से उसने विदेशी वेशभूषा का स्वेच्छा से ही त्याग कर खद्दर के धोती कुर्ते का परिधान ग्रहण कर लिया था। पहले दिन वह बगले के पंख से सफ़ेद मोटी धोती कुर्ता और जवाहर कट बास्कट पहनकर आया तो माणिक ने उसका उठना बैठना दुभर कर दिया था। लो, 70 चूहे खाकर हमारी पन्ना का बिल्ला हज करने जा रहा है। मियाँ, ये टोपी तो रहने ही दी होती। सारंगी की गज में उसकी नुकीली टोपी को उसने ऐसे लटका लिया था जैसे मरी चिड़िया हो, पर आज उस टोपी ने विद्युत रंजन को महिमामय पद पर पहुंचा दिया था। एक बार की जेल यात्रा उसके लिए स्वर्ग का द्वार बन गई थी। उस व्यक्ति के कुटिल स्वार्थी स्वभाव को पन्ना नहीं पहचानती थी, ऐसी बात नहीं थी। वह यह भी जानती थी कि उसकी सोने के अंडे देने वाली बतख सी पत्नी अपनी एक एक बार की मायका यात्रा से असरफियाँ भरी थैलियाँ लेकर लौटती हैं। इधर 5 ही वर्ष में पति को एक स्वस्थ पुत्र एवं 2 सुंदर पुत्रियाँ देकर उसने अपनी गृहस्थी की नींव ठोस बना ली थी। फिर भी लाख चाहने पर भी पन्ना उसके जादुई व्यक्तित्व से संबंध विच्छेद नहीं कर पाई थी। दोनों में ठनकती सी तो कभी कभी पन्ना के जी में आता उसकी छाती पर चढ़कर अपने उस अहंकारी दम्भी प्रेमी का गला घोंट कर रखते, पर दूसरे ही क्षण उसके आलिंगन पाश में वह अपना क्रोध, कलंक और अपमान भूल कर रह जाती। पर आज 20 वर्षों से अड़ी अड़ा प्रेम का आलिशान महल दुर्भाग्य के एक ही भूकंपी धक्के में भड़बड़ा कर गिर गया था। वह हृदयहीन व्यक्ति उसे दूरदीन के ज्वार भाटे में डूबते उतराते अकेले ही छोड़कर कहीं दूर खिसक गया था। प्रथम यौवन के गरजते तरसते समुद्र में जब दोनों समय की पतवार दूर पटक मस्ती से डगमगाती तरनी में तैरते आधा फासला पार कर चुके थे, तब मझधार में ही तूफान का आभास पाकर कुशल तैराक कर्णधार कूद कर तैरता किनारे लग गया। रह गई थी केवल डूबती तरनी और भय से कांपती निराधार सहचरी। 40वें वर्ष में पन्ना माँ बनेगी, इसी हास्यास्पद परिस्थिति की क्रीड़ा से वो स्वयं ही संकुचित होकर जमीन में गिर गई थी। कैसी विडंबना थी! कैसे कहेगी बड़ी दी से? क्या कहेगी बड़ी दी से? और विद्युत रंजन? 5 महीने तक पन्ना ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी सपाट छड़हड़ी देह को देखकर कोई अनुभवी ही शायद उसकी अवस्था का अनुमान लगा सकता था, पर वहाँ अनुभव ही किसे था?
उधर मानिक अपने दल बल को लेकर अजमेर शरीफ के उर्स में चली गई थी। जाने से 2 दिन पूर्व दोनों बहनों ने ठनक भी गई थी। पन्ना के जयपुरी घराने की कथक नृत्य की प्रसिद्धि तब दूर दूर तक थी। माणिक की माँ के एक पुराने मित्र ने फरमाइश की थी कि उनके नवासे के मुंडन में पन्ना अपना वही बहुचर्चित नृत्य प्रदर्शित करे। बालम मोरे मेरो भोलो रे मैं किस पर करूं गुमान, जिसे देखकर उन्होंने उसे बहुत पहले शुतुरमुर्ग के अंडों के से मोतियों की माला स्वयं पहना दी थी। पर पन्ना ने जीवन में पहली बार अपनी रौबदार बड़ी दी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। नहीं बड़ी दी, इस बार मैं कहीं नहीं नाच सकूंगी, तुम रोशनी को भेज दो। क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? जानती नहीं कि हमारी साल भर की रसद दूध दही घी कहाँ से आता है? कितना मानते आए हैं राय काका, आज उन्हीं से ने एक सामान्य सा अनुरोध किया और तू नाच नहीं सकेगी? नहीं बड़ी दी, पन्ना गिड़गिड़ाने लगी थी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैं नहीं नाच सकूंगी। क्यों री, तबीयत तो खराब नहीं कर बैठी कहीं? बड़ी दी की संदिग्ध दृष्टि ने उसके पेट की आंतों का भी जैसे एक्सरे लेकर रख लिया था। काश पन्ना ने वो सुअवसर नहीं गंवाया होता। बड़ी दी से तभी खुलासा कर देती तो शायद बात का बतंगड़ न बनता। नहीं बड़ी दी, ऐसी कोई बात नहीं, उसने कह दिया था। तब क्यों नहीं नाचेगी भला? क्या तेरे आका ने नाचने गाने की मनाही कर दी है? अगर ऐसी बात है बहन, एक लंबी सांस खींचकर माणिक ने उसे बाहों में भर लिया था, तब तो उसे साफ साफ कह देना, हमारी अंचल ग्रंथि क्या एक ही पुरुष के चदरे से बंधी रह सकती है? वह तो हर पल हर दिन खुल खुल कर नए नए चादर की गांठ से बंधी रहती है। हम हर चादर की गांठ के साथ ऐसे ही खींची चली गई तो हो चुका। पन्ना सिर झुकाकर रोने लगी थी। ओह, तो विद्युत रंजन ने ही मना किया होगा, समझ गई थी माणिक। ग्राहक कितना ही समृद्ध क्यों ना हो। पन्ना वे अनुभवी मंजे स्वर में कहने लगी थी, समझदार दुकानदार क्या उसी एक ग्राहक के भरोसे अपनी दुकान चलाता है? तो कुछ मत कहना, मैं बातें कर लूंगी विद्युत रंजन से, बड़े आए हैं हुकुम चलाने वाले। आधी उम्र बीत गई, अब हमें सतवंती बनाने चले हैं। पर माणिक जितनी ही मीठी बातों से उसे फुसलाती वह उतनी ही अकड़ती गई। अंत में माणिक भी धैर्य खो बैठी। ऐसी निरर्थक बिनती चिरौरी का उसे अभ्यास नहीं था। ठीक है, वे पन्ना के सम्मुख तनकर खड़ी हो गई थी। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रुद्राक्ष की माला जपकर नहीं रह पाओगी। कल ही अपने विद्युत रंजन के साथ चल दो, मैं भी देख लूंगी कैसे वह तुम्हारा अधेर अंगूठा पकड़ता है। 17 को राय काका के नवासे का मुंडन है, 15 को मैं लौटूंगी। तब तक तुम्हें निश्चय कर लेना होगा, या तो तुम मुजरे का बयाना स्वीकार करोगी या मेरी कोठी खाली कर दोगी, समझी? कोठी किसकी है, तुमसे छिपी नहीं है। अपना अंतिम अचूक बाण मर्म स्थल पर लगा देख वे अकड़ कर अपने कमरे में चली गई थी। कोठी किसकी थी वह पन्ना 20 साल पहले ही जान चुकी थी। माणिक के राणा पिता ने कोठी बनते ही उसे अपने पुत्री के नाम कर दिया था। शायद दूरदर्शी राणा बहुत पहले ही जान गया था कि मुनीर पर उसका सर्वाधिकार कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। दूसरे दिन तड़के ही माणिक चाबी का गुच्छा क्षण से पटक कर चल गई। बड़ी दी को वो खूब पहचानती थी। लाख रूठे लाडली बहन का वियोग क्या उसे सहा होगा? आज तक एक आलाप भी वो क्या उसके बिना ले सकी हैं? फिर बड़ी दी ने उसके लिए क्या कुछ भी त्याग नहीं किया। ढाका के प्रसिद्ध जमींदार रहमतुल्लाह बड़ी दी के दिल्ली दरबार के प्रसिद्ध मुसाहिब थे। मुनीर की मृत्यु के तीसरे ही दिन वे बड़ी दी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे और उनके लाख सिर पटकने पर भी बड़ी दी राजी नहीं हुई थी। विधु रहमतुल्लाह के दर्शनीय व्यक्तित्व, अटूट वैभव और उदार सरल स्वभाव के सहारे बड़ी दी सम्भ्रांत जीवन व्यतीत कर सकती थी। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा माणी, जहाँ किसी ने अगर तुम्हारी पिछली जिंदगी का पर्दा उठाने की भी कोशिश की तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, उन्होंने कहा था। और क्या अपनी आंखें भी निकाल पाएंगे सरकार? दुष्टता से मुस्कराकर माणिक छोटी बहन के सामने ही रहमतुल्लाह की गोद में सिर धरकर लेट गई थी।
मैं हमेशा के लिए तुम्हारी होकर बैताल मसूद में आ गई तो तुम ही दिन रात मेरी ज़िंदगी का पर्दा उठा उठा कर झांकते रहोगे, और फिर इसका क्या होगा भला? उन्होंने पन्ना को अपनी ओर खींच कर पूछा था। क्यों? मेरी साली के लिए मेरी उतनी बड़ी हवेली में क्या एक कमरा नहीं जुटेगा? रहमतुल्ला भी की भूरी मूछें 70 हो गई थी। बस मियाँ रहे बुद्धू के बुद्धू, या चेहरा देखते हो, यही मोल आका इसका। तुम्हारी हवेली की एक कमरे में तो इसके पैर की एक जूती भी नहीं समाएगी। ऐसी सुंदरी बहन को दहेज में ले जाए, ऐसी मूर्ख नहीं है राणा की बेटी। रहमतुल्ला उसी रात को रूठकर हैदराबाद चले गए और वहाँ से अपनी चाचा जाद बहन को ब्याह लाए थे। अपनी कामसीन नवेली के लाड़ में डूबकर वे शायद बड़ी दी को हमेशा के लिए भूल कर रह गए थे। पन्ना न होती तो शायद बड़ी दी आज बेगम रहमतुल्ला होती। ऐसी स्नेही बड़ी दी से वह पन्ना इतना बड़ा कलंक छिपा क्यों गई? पन्ना गहरी सोच में डूबती उतराती अपने कमरे में लेटी रही। 2-3 बार आकर खानसामा खाने के लिए पूछकर लौट गया। पानी भी उसके कंठ के नीचे नहीं उतरा था। जितना ही वह सोचती भविष्य का अंधकार उतना ही भयावह बन उसे अपने में समेट लेता। दोपहर को विद्युत रंजन स्वयं ही न जाने कहाँ से टपक पड़े। बड़ी लड़की की ससुराल से तार पाकर भागते गए थे। दामाद की शिकार यात्रा में हाथी के हौदे से नीचे गिरकर हाथ की हड्डी टूट गई थी, वहीं से लौट रहे थे। पटना में दूसरी गाड़ी के लिए उन्हें 4 घंटे रुकना था। पन्ना को बहुत दिनों से नहीं देखा था, सोचा एकदम पहुंचकर उसे अचरज में डाल देंगे। पन्ना की स्निग्ध हंसी, मधुर संभाषण और त्रुटिहीन सेवा मनहूस यात्रा की सारी थकान दूर कर रख देगी। लेकिन पीली कोठी का सन्नाटा देखकर ही उनका माथा ठनक गया। न तबले की थाप, न घुंघरू की छनक, न मीठे गलों की हंसी। पता लगा बड़ी दी लड़कियों को लेकर उर्स गई हैं। छोटी दी हैं तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से बिना कुछ खाए पिए 2 मंजिले में लेटी हुई हैं। विद्युत रंजन को सहसा सम्मुख खड़ा देखकर पन्ना यत्न से कंठस्थ किया अपना पाठ भूल गई। क्या कहे, कैसे आरंभ करे? सदा फूंक फूंक कर पैर रखने वाली पन्ना, जो उद्दाम एवं के प्रथम ज्वार भाटे में भी चट्टान से दृढ़ खड़ी रही थी, आज वितयौना होकर कैसे ढलती बयस के सामान्य तरंगों में बह गई। क्या तबीयत ठीक नहीं है पन्ना? शायद विद्युत रंजन के नरम गले के प्रश्न ने ही उसकी रुलाई को उभार दिया। वह सिसकियों के बीच सब कुछ कह गई। मानिक का कठोर आदेश कुछ ही दिनों का नोटिस दे गया था। इसी बीच तुम्हें कुछ व्यवस्था करनी होगी। तुमने एक बार कहा था ना कि तुम्हारी कहीं एक छोटी सी शैटी है, वही दे देना मुझे, वहीं पर ही रहूंगी। पागल हो गई हो क्या? विद्युत रंजन ऐसे दूर छिटक कर कुर्सी का सहारा लेकर खड़े हो गए जैसे बिजली का झटका लग गया हो। इसी महीने मुनिया माँ बनने वाली है। चुन्नी की सगाई नरसिंहगढ़ वालों से करीब करीब पक्की हो गई है। ऐसे में तुम्हें क्या सूझी? अच्छा। सदा शांत रहने वाली पन्ना कूद शेरनी की भांति उछलकर उसी के पास खड़ी हो गई। तुम्हारी एक बेटी माँ बनने वाली है, दूसरी दुल्हन, इसी से उस तीसरे की तुम्हें कोई चिंता नहीं, जिसे मैं ही नहीं तुम भी इस संसार में ला रहे हो। यह क्यों भूल जाती हो पन्ना कि इसे मैं ही नहीं कोई और भी इस दुनिया में ला सकता है? इतना कहकर वो तीर सा बाहर निकल गया था। पन्ना को जैसे पक्षाघात का झटका पंगु बना गया। वह न हिली न डुली, देर तक वैसे ही खड़ी रह गई। इतना बड़ा लांछन, आज 8 वर्षों से बड़ा प्रलोभन भी उसे नहीं डिगा पाया। केवल कंठ और नृत्य की बाजीगरी से ही ग्राहकों को सम्मोहित कर वह इतना कमा लेती थी कि शरीर को गिरवी रखने की न आवश्यकता ही थी न इच्छा। विद्युत रंजन से वह कभी कुछ नहीं छिपाती थी, फिर भी इतने बड़े दुस्साहस से ऐसी कठोर बात वह कैसे कह सकता था? बड़ी दी उसे कितना समझाती रही। पन्ना, तू तो समय से पूर्व ही रिटायर हो रही है रे। हमारा अनुभव ही तो हमारा मूल्य निर्धारित करता है, और फिर तू तो ज्यों की त्यों धरी है, अभी से क्यों कंठी पहन ली? पर पन्ना जिद पर अड़ी रहती थी। धीरे धीरे बंधे ग्राहकों ने स्वयं ही उसकी आशा छोड़ दी थी। आज उसने बड़ी दी का कहना माना होता तो वह भी इन 8 वर्षों में कलुषित धनराशि में कितने ही शून्य और बढ़ा सकती थी।
8 वर्षों में विद्युत रंजन को कोई छोर कोई पुरुष उसकी तर्जनी तक नहीं पकड़ सका था। आज उसी का प्रेमी स्वयं अपने हाथों में उसके उजले धुले चेहरे पर कलुष की कालिमा पोत गया। घृणा, क्रोध और व्यवस्था से उसका सर्वांग थर थर कांप उठा। कहा जाएगी अब ऐसी अवस्था में बड़ी दी के यहाँ रहने में भी दिन रात अपमान की घूट उटकनी होगी। बहुत पहले अम्मा उसके रुग्ण मौसी को लेकर हवा बदलने के लिए अल्मोड़ा गई थी। उस दिनों 6 रोगियों के कैंटोनमेंट की सरहद से बाहर रहना होता था। ब्राह्मटन कॉर्नर के सीमांत में बिताए उन दिनों की स्मृति ही उसे वहां खींच ले गई थी।